हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग सीरीज जो कि एक कोरियन सीरीज है। इस सीरीज में कुछ लोगों के पास में खास तरह की पावर दिखाई गई हैं, जैसे कि उड़ना, हील होना, बहुत दूर तक की चीजें सुन लेना, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना, नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल होना और भी बहुत सारी तरह की पावर दिखाई गई है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, सो गाइस वीडियो को एंड तक देखें और अगर उसके बाद में वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बोंग सियोक नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि स्पेस में उड़ रहा होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो एक सपना देख रहा था। वो ऐसे सपने अक्सर देखता था। उसे स्मेल से पता लग जाता है कि उसकी मॉम ने, जिनका नाम मिन्हो है, उन्होंने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया है। बोंग जब अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसके बैग में बहुत सारा बेट डाल देती है। उसके बाद में वो स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो बस से जा रहा होता है तो उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हीसो पे पड़ती है। वो अपनी बस के लिए भाग रही थी। तभी बोंग भी अपनी बस से उतरकर उसी बस के लिए भागने लगा है क्योंकि उसके स्कूल भी वही बस जाती थी। बस में चढ़ने के बाद में बोंग देखता है हीसो के बस कार्ड में पैसे नहीं है, तो ड्राइवर उससे अगली बस में आने को कह रहा होता है, लेकिन उस बस से आने से हीसो स्कूल के लिए लेट हो जाती, इसलिए बोंग उसके पैसे अपने कार्ड से कटवा देता है। तो हीसो काफी खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और उसका लंच भी ले लेती है पकड़ने के लिए, जो कि बहुत भारी था। तभी बस स्कूल की तरफ चल देती है और बोंग हीसो की खूबसूरती में खो जाता है कि तभी उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठ के हवा में तैरने लगते हैं कि अचानक से बस के ब्रेक लगते हैं और बोंग का फेस मिरर में जाकर लगता है। दरअसल में बोंग के पास में ये पावर थी कि वो उड़ सकता था, लेकिन उसकी पावर अभी कंट्रोल में नहीं थी। वो जब भी जज्बाती हो जाता तब अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी माँ उसके बैग में और लंच में बहुत सारा हैवी वेट डाल देती थी ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता ना लगे। इसके बाद हमें बोंग के क्लास के लड़के ह्यून को दिखाते हैं जो कि क्लास का मॉनिटर था और हीसो भी बोंग के स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी। वो चोई नाम के टीचर से स्कॉलरशिप के लिए बात कर रही होती है, जो कि उसे बताते हैं कि स्कॉलरशिप सिर्फ उसे स्पोर्ट के थ्रू मिल सकती है, जिसके लिए वो उसकी मदद कर देंगे। इसके बाद हमें एक फ्रैंक नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि उसी शहर में आया था जिस शहर में बोंग और हीसो रह रहे थे। वहाँ फ्रैंक के लिए पहले से ही एक वैन खड़ी थी जो कि किसी तरह की डिलीवरी वैन थी। वो उसी कंपनी के कपड़े भी पहन लेता है। उसके अंदर एक फोन भी था और कुछ पैकेट थे जिसमें से वो 11 नंबर वाला पैकेट खोलता है जिसमें एक इंसान की इंफॉर्मेशन होती है। तभी हमें ह्यून को दिखाते हैं। वो अपने टीचर के कहने पर हीसो को पूरा ऑडिटोरियम दिखाता है। तभी हीसो वहीं प्रैक्टिस करने लगती है। ह्यून मास्टर चोई से जाकर पूछता है क्या हीसो भी हम में से ही एक है, तो मास्टर कहते हैं शायद हाँ, इसलिए हमें उस पे नजर रखनी है। इधर फ्रैंक उस इंसान के पास पहुंच गया होता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसे उस पैकेट में मिली थी। वो इंसान फ्रैंक को देखते ही समझ जाता है कि वो उसे मारने आया है। उसका नाम जिन था। जिन फ्रैंक पे अटैक कर देता है। जिन बहुत ही पावरफुल था। वो फ्रैंक को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन फ्रैंक की पावर हील होना थी, इसलिए उस पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उसके चोटें लगती हैं लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जा रही होती हैं। फ्रैंक जिन से पूछता है बच्चे कहाँ हैं, तो जिन उसे कुछ भी नहीं बताता है, तो फ्रैंक उसे खिड़की से फेंक देता है जिससे जिन मर जाता है। इस घटना की खबर बोंग की मॉम मिन्हो को मिलती है। वो फ्रैंक की गाड़ी को नोटिस कर लेती है। उसके बाद में हमें नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर को दिखाते हैं। उसे उसकी असिस्टेंट जिन की मौत के बारे में बताती है। बोंग की मॉम मिन्हो अपनी एक गन को साफ कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि जिन को किसने मारा होगा। वो शायद उसे जानती थी। इसके बाद हमें पास में 2003 का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन्हो बोंग को लेकर शहर में आई थी और उसने एक बड़ा सा हॉल किराए पे ले लिया था। वो बोंग को उस हॉल में रस्सी के थ्रू बांध कर चलना सिखाती है। मिन्हो भी ये नोटिस कर लेती है कि बोंग जब भी जज्बाती होता है तब अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद में थोड़ा बड़ा होने पे वो स्कूल जाने लगता है जहाँ उसकी पावर की वजह से वो नॉर्मल बच्चों के साथ में नहीं खेल पाता था, क्योंकि एक बच्चा सुपरमैन की ड्रेस पहन के थोड़ी सी ऊंची जगह से कूद के बच्चों को दिखा रहा था कि वो सुपरमैन है और उनके साथ में खेल रहा था। जहाँ बोंग उससे भी बहुत ऊंची जगह पर जाकर कूदता है और अपनी पावर की वजह से बहुत नॉर्मली लैंड हो जाता है, जिससे वो सारे बच्चे बोंग को अच्छा कहने लगते हैं। तो वो दूसरा बच्चा जो कि थोड़ी सी ऊंची जगह से कूदा था, वो बोंग को देखकर वो भी उतनी ही ऊंची जगह चढ़ जाता है और वहां से जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चोट लग जाती है। तो बोंग की शिकायत बोंग की मॉम से की जाती है। तो मिन्हो उसे समझाती है कि हमें अपनी पावर से लोगों की मदद करना है, ना कि उनको चोट पहुंचाना है। तो बोंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काफी दुखी होकर अपनी छत पर रोने लगता है जहाँ काफी बारिश हो रही होती है। रोने की वजह से उसकी पावर अपने कंट्रोल में नहीं रहती
रहती है और वो उड़ने लगता है, लेकिन सही टाइम पर आकर उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। इसके बाद में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हीसो और बोंग दोनों भागते हुए स्कूल आते हैं क्योंकि उनके स्कूल का गेट बंद हो रहा था और एक दूसरे से टकरा कर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही लेट होते हैं। तो मास्टर चोई उन दोनों को स्कूल के बाद स्कूल की सफाई का काम दे देते हैं। इधर फ्रैंक अपने अगले टारगेट के पास में पहुंच गया होता है, जिसका नाम पियोंग था। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन फ्रैंक ये जानता था, इसलिए उसने लाइन कट कर दी थी। पर पियोन बैटरीज की मदद से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके बीच में फाइट होती है। फ्रैंक की हीलिंग पावर की वजह से वो उसे मार देता है। उसे वहाँ से एक फोटो मिलती है जिससे उसे पता लगता है कि पियोंग का एक बेटा भी था, लेकिन उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा होता है, वो पार्ट जला हुआ होता है। इधर स्कूल में सीहो अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती है, तो उसके पीछे एक कीसुंग नाम का लड़का जा रहा होता है, जिसे ह्यून देख लेता है। वो उसे अकेले में ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारता है क्योंकि ह्यून के पास में हायर स्ट्रेंथ की पावर थी। तभी हमें बोंग और सीहो को दिखाते हैं। वो दोनों स्कूल के बाहर होते हैं और साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहाँ बोंग को पता लगता है कि हीसो की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी। तभी हमें फ्रैंक को दिखाते हैं। वो उसी फोटो को देख रहा होता है जिसमें उसे उस स्कूल का नाम दिख जाता है जिसमें हीसो और बोंग पढ़ते थे, और उसे अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने का मैसेज भी मिल जाता है। इधर हीसो और बोंग कीसुंग को देख लेते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में था, जिसे ह्यून ने मारा था। तभी वो वापस स्कूल चले जाते हैं। तो ह्यून उनसे पूछता है, तुम एक्स्ट्रा क्लास के टाइम पर कहाँ थे? तो वो बताते हैं वो कुछ खाने गए थे। फिर सबके जाने के बाद में वो दोनों सफाई करने लगते हैं। तो हीसो देखती है कि बोंग के हाथ में चोट लगी हुई है, इसलिए वो उसके हाथ पे एक बैंडेज लगा देती है। तो उसके जाने के बाद में बोंग खुशी के मारे हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद में वो दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहाँ हीसो अपने पिता जिन्हो से कहती है कि वो इसी स्कूल में रहना चाहती है क्योंकि बोंग उसका एक अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। अगले दिन कीसुंग के बारे में टीचर पूछते हैं, तो ह्यून कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो बोंग और हीसो ने उसे देख लिया था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। तभी रात में हीसो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है, तो बोंग वहाँ की सारी लाइट खोल देता है और अपने घर चला जाता है। वो लेट हो गया था, इसलिए उसकी मॉम उसे चिल्लाती हैं और उससे कहती हैं, जब भी लेट हो तो तुम मुझे फोन कर बता दिया करो, मुझे चिंता होती है। इधर फ्रैंक भी उस स्कूल के आसपास ही फिर रहा होता है। अगले दिन स्कूल में लंच के टाइम पे हीसो लेट आई होती है, तब तक खाना खत्म हो गया होता है। तो बोंग उसे अपनी प्लेट से खाना दे देता है। उसके बाद में जब हीसो प्रैक्टिस कर रही होती है, तो ह्यून उसे देख रहा होता है। तभी हीसो का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसमें चोट लग जाती है, और उसी टाइम पर बोंग भी वहाँ आ जाता है। वो उसे गिरता हुआ देखकर उड़कर बहुत तेज वहाँ आया होता है। ह्यून ये चीज देख लेता है, लेकिन हीसो के कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो कहती है वो ठीक है, और वो बोंग की मदद लेकर प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ उसकी आंखें बंद होती हैं और वो बोंग के काफी करीब थी, इसलिए बोंग कंट्रोल नहीं कर पाता है और उड़कर दूर जाकर गिरता है। हीसो को फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसे उस पर कुछ शक हो जाता है। तभी वहाँ क्लीनिंग लेडी आ जाती है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी ह्यून निकल कर आता है और वो हीसो से ऊंचा कूदकर दीवार पर निशान बना देता है। इधर वो दोनों साथ में नूडल खा रहे होते हैं, तो बोंग लेट होने की वजह से अपनी मॉम को मैसेज कर देता है। तभी हीसो कहती है कि वो अपने शूज स्कूल में ही भूल गई, इसलिए बोंग उसके शूज को लेने जाता है। हीसो को उस पर शक था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाती है। वो स्कूल में पहुंचती है तो एक जगह जाकर वो देखती है कि बोंग के शूज के निशान खत्म हो गए हैं। तभी वो देखती है बोंग दोनों के शूज हाथ में लेकर आ रहा होता है। उसने अपने शूज भी उतार दिए होते हैं, जिससे फर्श गंदा ना हो जाए। तभी वो दोनों वहाँ बैठकर जूते पहनने लगते हैं कि हीसो देखती है बोंग के हाथ का बैंडेज छूट रहा है, तो वो उसको ठीक कर देती है। उसकी केयर करने की वजह से बोंग को बहुत खुशी होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उड़ने लगता है। तो ये देखकर हीसो हैरान हो जाती है, उसे शौक लग जाता है और फिर वो उसे किसी तरह से नीचे लाती है। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी वो दोनों बोंग के घर चले जाते हैं, जहाँ बोंग की मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें खाने के लिए खाना देती हैं। कि तभी वहाँ पर काफी सारे कस्टमर आ जाते हैं, तो बोंग हीसो को अपने रूम में ले जाता है। तभी हमें फ्रैंक को दिखाते हैं, वो अपने अगले टारगेट नाजू के पास में आया होता है। वो उससे कटिंग कराते टाइम उसके बच्चों के बारे में पूछ रहा था। वो समझ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। उनमें काफी देर फाइटिंग होती है, लेकिन फ्रैंक उसे मार देता है और कहता है मैं तुम्हारे बच्चों से फ्यूनरल
फ्यूनरल पे ही मिल लूंगा। तभी हमें हीसू के पिता जिन्हो को दिखाते हैं। वो चिकन डिलीवरी का काम करते थे। उन्हें एक ऑर्डर मिलता है। इधर बोंग ने हीसू को अपनी पावर के बारे में बता दिया था और वो बताता है कि वो जब भी अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तभी वो उड़ने लगता है। तो उस पे हीसू कहती है कि इसका मतलब क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो उस पे वो उड़ने लगता है। ये सारी बातें मिन्हो भी सुन लेती है क्योंकि उसके पास में सुपर हियरिंग पावर थी। तभी हीसू घर जा रही होती है तो बोंग उसे घर के बाहर तक ही छोड़कर आता है, जिसपे उसकी मॉम उसे चिल्लाती हैं और उसे बस तक छोड़ने के लिए कहती हैं। तो बोंग उड़ते हुए कूदते हुए हीसू के पास जाता है और उसे बस तक छोड़ता है। तभी हमें जिन्हो को दिखाते हैं। वो डिलीवरी देने जा रहे होते हैं। उन्हें डिलीवरी उसी बिल्डिंग में देना थी जिस बिल्डिंग में फ्रैंक ने नाजो को मारा था, मतलब जहाँ पर नाजो का सैलून था। जिन्हो को रास्ते में फ्रैंक भी मिलता है तो वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है और फिर वो डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच जाता है। उसके पास में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था तो वो लोग उसकी काफी हंसी उड़ाते हैं। तो जिन्हो कहता है मैं कल पैसे ले लूंगा। अगले दिन बोंग की स्कूल की छुट्टी थी लेकिन हीसू वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए वो भी स्कूल चला जाता है जहाँ बोंग काफी खुश था। वो हीसू से कहता है कि हीसू उसके सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताए। तो हीसू उसे बताती है कि हीसू को चोट नहीं लगती है और अगर लगती है तो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। पिछले स्कूल में उसे कुछ लोग बुली किया करते थे जिनकी हीसू ने खूब पिटाई लगाई थी। वो 17 लड़कियां थी और हीसू अकेली थी, लेकिन हीसू को एक भी चोट नहीं आई, इसलिए उसे उसके स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो अजीब है। तो अब उन दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट पता था और वो दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट को अब छुपा के रख। हीसू बोंग को ये भी बताती है कि एक बार उसका और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हीसू को चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसके डैड ने ही उसे यहाँ वहाँ काम कर कर पाला है। तभी जिन्हो अपने पैसे लेने जाता है तो वो देखता है कि नाजो के सैलून में कुछ हुआ था और वहाँ के कैमरे भी खराब थे। मिन्हो नाजो की न्यूज में जिन्हो को भी देख लेती है। नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर की असिस्टेंट उसे बताती है कि नाजो के मर्डर को रॉबरी बताया जा रहा है। तभी डायरेक्टर के पास में हीसू के पुराने स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उसे हीसू के बारे में बताते हैं क्योंकि उनका मिशन ये था कि वो खास तरह के बच्चों को ढूंढें। उसके बाद में फ्रैंक को दिखाते हैं जो कि नाजो के फ्यूनरल में आया होता है। वो वहाँ के लोगों से बात करता है तो उसे पता लगता है कि नाजो की एक बेटी थी जो कि मर गई थी। उसके बाद में उसने काफी बच्चों को गोद ले लिया था। वहाँ एक लड़की भी होती है जो कि उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। इसके बाद में हमें गोदा नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि उस आदमी का बेटा था जिसके पास में इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर थी। वो कुछ टाइम पहले अपनी मॉम के साथ में रहता था। वो भी बोंग के स्कूल में ही मास्टर चोई के अंडर में स्पोर्ट में जाना चाहता था, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मास्टर चोई उसे एक्टिंग में भेज देते हैं जहाँ वो सेट पे अपनी बिजली वाली पावर की वजह से आग लगा देता है और उसकी जॉब चली जाती है। इसके बाद में वो घर आता है तो देखता है उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है। तभी उसके मॉम के फ्यूनरल पे उसके पिता उससे मिलने आते हैं जहाँ उसे ये पता लगता है उसकी स्कूल की फीस अभी तक उसके पिता ही भरते आ रहे थे। इससे पहले वो अपने पिता को अच्छा नहीं मानता था, फिर उसके बाद में वो अपने पिता को अच्छा मानने लगता है। वो काफी सारी जॉब ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। एक दिन वो खराब बस को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से बैटरी को ठीक कर देता है, जिस वजह से उसे बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। वो बोंग के ही स्कूल जाने वाली बस का ड्राइवर था। उसके पिता के मरने के बाद में वो एक बैटरी से पता लगा लेता है कि उन्हें किसने मारा था, क्योंकि उसके पास में ये भी पावर थी कि वो बैटरीज के थ्रू मेमोरीज को देख सकता था। तो उसे फ्रैंक का चेहरा दिख जाता है। इधर अगले दिन चोई एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम ही हुन था। लंच के टाइम पे ह्यून को कुछ बच्चे बुली करते हैं और उसका चश्मा उसके खाने में डाल देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ह्यून भी गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। वैसे तो वो उन लोगों को बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन काफी लोगों के होने की वजह से उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा था। तभी बोंग और हीसो उसके चश्मे को साफ करते हैं और हीसो ह्यून को उसका चश्मा वापस कर देती है। इधर डायरेक्टर की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि फ्रैंक की मॉम कोरिया से थी और उसके पिता यूएसए से थे। उनकी डेथ के बाद में सीआईए ने ही उन्हें पाला है। इधर बोंग और हीसो स्कूल में थे तो बोंग अपने घर जाने लगता है और हीसो भी अपने घर चली जाती है जहाँ उसके पिता उसे नया फोन देते हैं। इधर
CIA का एक हेड ऑफिसर डायरेक्टर से मिलने आया होता है। फ्रैंक को अगला टारगेट मिनहो को मारने का मिलता है। वो वहाँ पहुँच गया होता है तो मिनहो बॉन्ग को मैसेज करती है कि तुम घर मत आना, लेकिन बॉन्ग तो वहाँ पहुँच गया था। इधर डायरेक्टर CIA के ऑफिसर से फ्रैंक को वापस बुलाने को कहते हैं तो उसे मिशन रोकने का मैसेज कर देता है और फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। तो मिनहो बॉन्ग पे काफी गुस्सा होती है। वो उससे कहती है तुम ध्यान रखा करो। इधर फ्रैंक अपने अगले टारगेट पे चला जाता है जो कि कोई और नहीं हीसो के पिता जिन्हो थे। फ्रैंक उनके पीछे जा रहा होता है तो गोदा उन्हें देख लेता है और फ्रैंक से लड़ने लगा है, लेकिन फ्रैंक उसकी काफी बुरी तरह से पिटाई लगाकर वहाँ से जिन्हो के पीछे चला जाता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिन्हो फ्रैंक की बैन के नीचे था। उसके पास में भी फ्रैंक की तरह हील होने की पावर थी। उसी से ये पावर हीसो को मिली थी। वो सारे लोगों के डॉक्यूमेंट देखता है और फिर फ्रैंक को मारता है और सारे डॉक्यूमेंट जला देता है और साथ में फ्रैंक को भी जला देता है। अब मिनहो ने बॉन्ग को स्कूल से वापस आने को कह दिया था। वो कहीं भी नहीं रुकता था, इसलिए वो रोजाना बहुत जल्दी घर आ जाता था और हीसो से मिल नहीं पा रहा था। तो हीसो बॉन्ग को मिलने के लिए बुलाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बताती है कि उसने उसे काफी मिस किया। तो बॉन्ग काफी खुश हो जाता है। उसी टाइम पे स्कूल में कोई एक बोर्ड निकाल रहा होता है उस जगह का जिस जगह पर हीसो प्रैक्टिस करती थी। अगले दिन जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो बोर्ड हीसो के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन बॉन्ग और ह्यून उसे बचाने के लिए भागते हैं। बॉन्ग के पास में काफी सारा वेट था, इसलिए वो नहीं पहुंच पाता है और ह्यून उसे बचा लेता है और एक लड़की उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देती है। बॉन्ग को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की मदद नहीं कर पाया। तो वो उड़ने की प्रैक्टिस करता है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है तो उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मेरी पावर किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम अपने पिता की तरह बनना चाहते हो। इसके बाद में हमें डायरेक्टर को दिखाते हैं। उसे उस वीडियो के बारे में पता लग जाता है जो कि वायरल हो जाती है। वो वीडियो नॉर्थ के डायरेक्टर तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद में हमें फिर से पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक आदमी को उड़ते हुए दिखाते हैं जो कि प्लेन के पायलट को बता रहा होता है कि प्लेन में बॉम्ब है, लेकिन उनके उस समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। वो उनसे प्लेन को नीचे उतारने को कह रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बॉन्ग का पिता डूसिक था। उसे उस प्लेन को ना बचा पाने का काफी दुख होता है। इसके बाद में हमें मिनहो को दिखाते हैं। वो भी डूसिक के साथ में काम करती थी। वहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से मिलने लगे थे। तभी हमें चाइना के सीन दिखाते हैं जहाँ मिनहो एक अलग मिशन पे गई थी। उसे वहाँ नॉर्थ कोरिया के लोगों को मारना था जिन्हें वो मार देती है, लेकिन उसे उन्हें मारते हुए काफी तरस आता है। उसके बाद में वो डायरेक्टर से मिलने आई होती है तो वहाँ डोसिक और जिन्हो भी डोसिक के साथ में ही काम करता था। वो दोनों होते हैं। डोसिक मिनहो से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर के कहने पर मेरे पास आई थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम अब भी मिल सकते हैं। तो वो दोनों और भी करीब आ जाते हैं। तभी हमें फिर से पीछे का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मिनहो ने चाइना में स्टंट ग्रेनेड फेंक कर नॉर्थ कोरिया के इनोसेंट लोगों को बचा लिया था। इसके बाद फिर से प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर के असिस्टेंट उससे पूछती है आप इन दोनों से क्या चाहते हैं, क्या आप डोसिक से प्लेन वाले मिशन को फेल करने की वजह से नाराज हैं। तो वो कहता है नहीं, बल्कि इस बात से परेशान हूँ डोसिक को चाइना में मिनहो को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। तभी से डायरेक्टर का मूड खराब है। वो मिनहो को बुलाते हैं और उससे डोसिक के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि अभी उसे कुछ नहीं पता है। इसके बाद में मिनहो काम कर रही होती है। तब डोसिक खाना लेकर 5वीं मंजिल पर विंडो से आता है। तब मिनहो को पता लगता है कि डोसिक उड़ सकता है। वो इस बात से काफी खुश होती है कि डोसिक ने उसे अपना इतना बड़ा सीक्रेट बताया है। तो वो उसे अपने पावर के बारे में भी बता देती है कि वो मीलों दूर का सुन सकती है और स्मेल कर सकती है। इधर डायरेक्टर और उसकी असिस्टेंट की बातें एक एम्प्लॉय सुन लेती है, जिससे उसे पता लगता है डायरेक्टर ने मिनहो पर कैमरे के लगा के रखे हैं। वो इस तरह से उन पर नजर रख रहे हैं और वो ये सारी बातें मिनहो को बता देती है। तभी एक न्यूज भी आती है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर मर गया है, जिससे शायद डोसिक ने मारा था, लेकिन डायरेक्टर को अब उस पर भरोसा नहीं रहा था क्योंकि उसके कहने पर उसने मिनहो को नहीं मारा था। डायरेक्टर मिनहो को फिर से बुलाकर डोसिक के सीक्रेट के बारे में पूछते हैं। अब हालांकि अब मिनहो उसके सीक्रेट के बारे में जानती थी, लेकिन वो डायरेक्टर को उसके बारे में कुछ नहीं बताती है और डायरेक्टर भी उसके सीक्रेट के बारे में जानते थे और डायरेक्टर ये भी जानता था कैमरों की वीडियो के थ्रू कि मिनहो को इस बारे में पता है, लेकिन वो समझ जाता है कि मिनहो भी डोसिक को पसंद करने लगी है। डोसिक नॉर्थ
नॉर्थ कोरिया के लीडर को मारकर वापस नहीं आया था, लेकिन डायरेक्टर जानता था कि वो मिन्हो से मिलने जरूर आएगा, इसलिए वो लोग उस पे नजर रखने लगते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है, डोसिक मिन्हो से मिलने आता है और वो लोग उसे वहीं पकड़ लेते हैं। 1990 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जिन्हो अपने बॉस के साथ में एक गुंडे से लड़ने जाता है और उन्हें अपनी पावर दिखा के उनसे एक पेपर भी साइन करवाता है। उसके बाद में हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अब जिन्हो उन गैंग के साथ में नहीं था। वो अपने गुजारे के लिए कार से टकरा जाता था और फिर उस कार वाले से पैसे ले लेता था। दरअसल में वो अपना गुजारा ऐसे ही करता था। तभी एक दिन उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम युमसी था। वो दोनों ही पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जिन्हो एक कार के आगे लेटता है जो कि उसे दबाकर चली जाती है और रुकती नहीं है, तो जिन्हो उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ उसे युमसी मिल जाती है। वो उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो उससे बहाना कर देता है और एक होटल का नाम बताकर उससे उस होटल का पता पूछने लगता है। तो वो बताती है कि वो उस तरफ है और जिन्हो को वहाँ ये भी पता लगता है युमसी डिलीवरी का काम करती है। तभी जिन्हो अपना हुलिया ठीक करता है और उसी रेस्टोरेंट से कॉफी ऑर्डर करता है जिसमें युमसी काम करती थी। उस रेस्टोरेंट का एक रूल था, जो भी लड़की कॉफी लेकर आती वो कस्टमर को कॉफी बना कर देती और जब तक कस्टमर कॉफी खत्म नहीं कर लेता वो उसके साथ बैठकर बातें करती थी। तो इसलिए जिन्हो कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन उसका ऑर्डर युमसी लेकर नहीं आती है। वो ऐसा कई बार करता है, लेकिन युमसी उसका ऑर्डर एक भी बार लेकर नहीं आती है। उसका ऑर्डर हमेशा दूसरी लड़की लेकर आती है। फिर एक ऐसा दिन आता है जब उसका ऑर्डर युमसी ही लेकर आती है, तो जिन्हो उसे काफी पैसे देता है। तो युमसी को ये लगता है कि जिन्हो उसके साथ में रात गुजारना चाहता है। इस बात से युमसी डर जाती है, लेकिन जिन्हो ऐसा नहीं चाहता था। वो उसे बताता है कि वो तो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे देखना चाहता था और इसीलिए वो ज्यादा पैसे दे रहा था कि हर बार में वो ही उसका ऑर्डर लेकर आए। तो युमसी उससे काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अगली बार जब भी मुझसे मिलने का मन हो तो रेस्टोरेंट ही आ जाना। युमसी ये अपनी बॉस को बताती है तो वो भी उसके लिए खुश होती है। तभी एक दिन जिन्हो वहाँ पास के होटल में था, जहाँ उसे एक रूम से युमसी की आवाज आ रही होती है। तो वो दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है, जहाँ कुछ लड़के युमसी के साथ में जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तो जिन्हो उनको बहुत बुरी तरह से मारता है और उसी कमरे में बंद कर देता है और युमसी को बचा लेता है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का जिन्हो के बारे में मिन नाम के इंसान को बता देता है, जिसके बाद में हमें फिर से 1990 दिखाया जाता है, जहां जिन्हो के बॉस का समझौता उस बॉस से हो गया था जिस बॉस को जिन्हो ने अपनी पावर से डराया था। हालांकि जिन्हो इस बात से खुश नहीं था, उनका समझौता मिन ने ही करवाया था, लेकिन वो उन दोनों को धोखा दे देता है और उन्हें कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता है। उसके बाद में वो जिन्हो और जिन्हो के बॉस को एक कार से बांधकर पानी में फिकवा देते हैं। जिन्हो के पास पावर थी तो वो अपनी हड्डी तोड़कर अपने आप को छुड़ा लेता है और उसकी हड्डी ठीक भी हो जाती है, लेकिन उसका बॉस नहीं बच पाता है। बचने के बाद में जिन्हो उस बॉस को तो मार ही देता है और मिन का गाल काट देता है। ये सारी बातें मिन डायरेक्टर को बता रहा था। डायरेक्टर कहता है मुझे जिन्हो हर हाल में चाहिए। उनके साथ में डोसिक भी था। मिन अपने बहुत सारे लोगों को जिन्हो के पास भेजता है, जिनमें से जिन्हो काफी सारे लोगों को मार देता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी युमसी की बॉस उसे बताती है कि बाहर लड़ाई चल रही है और ये वही लड़के हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। जिन्होंने उन लड़कों को मारा था, इसलिए वो अब जिन्हो को मारने आए हैं। तो युमसी ये बात सुनकर अपनी स्कूटी लेकर जिन्हो के पास चली जाती है। जिन्हो वहाँ से भाग रहा होता है तो युमसी उसके पास में आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें वो होटल अभी तक नहीं मिला है जो मैंने बताया था। तो जिन्हो युमसी से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन युमसी उसकी बात को नहीं सुनती है। तो जिन्हो उसके साथ जाने लगता है। वो दोनों स्कूटी से जा रहे होते हैं कि एक वैन आकर उन्हें टक्कर मार देती है। हालांकि जिन्हो युमसी को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जिससे युमसी बच जाती है, उसे कोई भी चोट नहीं आती है। उसके बाद में जिन्हो उस वैन को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और साथ में खुद भी गिर जाता है। उस वैन में मिन बच गया होता है। वो एक गन से जिन्हो को मारने जा रहा होता है कि तभी हवा में डोसिक होता है। वो मिन के सर पर गोली मारकर जिन्हो को बचा लेता है। उसके बाद में जिन्हो भी डोसिक की ही एजेंसी ज्वाइन कर लेता है। डायरेक्टर जिन्हो को और डोसिक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद में वो दोनों एक मिशन
मिशन पे जाते हैं जहाँ जिन्हों के हाथ में एक गोली लग गई थी जो कि निकली नहीं थी। तो डोसिक उसको कॉफी पिलाता है और अपना एक चाकू देता है उस गोली को निकालने के लिए। इसके बाद में हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ डोसिक को पकड़ लिया गया था। उसे डायरेक्टर के पास में ले जाया जाता है तो उसे रास्ते में जिन्हो मिलता है। तो डोसिक जिन्हो से कहता है तुम कॉफी पी लो। इसके बाद में हमें फिर से डोसिक के पकड़े जाने का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ डोसिक वहाँ से भागना चाहता था लेकिन उसकी गन मिन्हो ने निकाल ली थी और वो भी उस पे गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर डोसिक सारी उम्मीदें छोड़ देता है और सरेंडर कर देता है। डोसिक के वहाँ से जाने के बाद में उसी के अपार्टमेंट में उसे डोसिक का एक चाकू मिला था जो कि मिन्हो जिन्हो को दे देती है। इधर डोसिक डायरेक्टर के पास में पहुंच गया था। वो उससे उस मिशन के रिपोर्ट मांगता है लेकिन डोसिक उसे बताने से मना कर रहा होता है। वो उससे कहता है मैं ये सब ब्लू हाउस को बताऊंगा। ब्लू हाउस उनकी एजेंसी से भी बड़ी एजेंसी थी। तभी डोसिक डायरेक्टर को पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है जहाँ बहुत सारे सिपाही थे। वहाँ जिन्हो और मिन्हो भी थे। डोसिक मिन्हो पे शूट करता है लेकिन जिन्हो वो बुलेट अपने हाथ पे ले लेता है। उसके बाद में डोसिक डायरेक्टर को लेकर उड़ जाता है और उसे कहीं और छोड़ देता है। इसके बाद में फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि डोसिक ने ही मिन्हो से कहा था कि वो उसकी गन को निकाल ले और उसने ही वो चाकू जिन्हो को देने को कहा था। वो सबके सामने मिन्हो पे शूट करना चाहता था जिससे सबको लगे मिन्हो का डोसिक से कोई भी लेना देना नहीं है। और उस चाकू और कॉफी वाली बात से जिन्हो समझ गया था कि उसे बुलेट अपने हाथ में लेनी है। डायरेक्टर का सच ब्लू हाउस के सामने आ जाता है तो वो उसे डिमोटेड करवा देते हैं और एजेंसी भी खत्म हो जाती है। मिन्हो को एक दूसरी एजेंसी में काम मिलता है। उसके कुछ टाइम बाद डोसिक मिन्हो से मिलने आता है और उसे उड़ाकर अपने साथ में ले जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं जिसके बाद में बॉन्ग होता है और उसके पास में वही पावर थी जो कि डोसिक के पास में थी। कई सालों बाद एक दिन डायरेक्टर फिर से एजेंसी स्टार्ट करवा लेता है और अब एजेंसी का नाम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी था। तभी उसके कुछ ही टाइम बाद एक दिन उन्हें डोसिक का पता मिल जाता है और वो लोग रात में उन पे हमला कर देते हैं लेकिन मिन्हो को उन लोगों की आवाज बहुत दूर से ही आ जाती है। तो डोसिक उन सब से लड़ने लगता है। कुछ देर लड़ने के बाद में वो लोग उसे पकड़ लेते हैं नाजो, पियोन और जिन की मदद से। लेकिन वो उन्हें सिर्फ उलझाकर रखना चाहता था ताकि मिन्हो और बॉन्ग वहाँ से भाग सकें, उनको भागने का टाइम मिल जाए। हालांकि डायरेक्टर का आदमी उन दोनों के पीछे गया था जो उन पे नजर रखे हुए था। वो कोई और नहीं बॉन्ग का प्रिंसिपल था। अभी हमें एजेंसी खत्म होने के बाद जिन्हो का हाल दिखाते हैं। वो भी अब एक डेस्क जॉब पे था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन जिस घर में वो रहता था वो गवर्नमेंट का था और उस एजेंसी में काम करने वालों को मिलता था। इस वजह से मजबूरी में उसे वो जॉब करनी पड़ रही थी। उससे एक दिन डायरेक्टर मिलने आता है और उसे एक मिशन पे भेजने को कहता है। जिन्हो काफी सोचने के बाद में उसके लिए राजी हो जाता है। उसे आर्मी के साथ में भेजा जाता है जहाँ पर कुछ नॉर्थ कोरिया के एजेंट थे। आर्मी के लोग उन्हें काफी ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है। इसके बाद में वहाँ पर बॉन्ग के स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है। उसका नाम मैंग था। वो कई सालों से डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा था। उससे बात करने पे जिन्हो को पता लगता है कि डायरेक्टर फिर से वही टीम बना रहे हैं जैसे कि उसकी और डोसिक और मिन्हो की थी। मैंग एक इन्वेस्टिगेटर था। वो उन लोगों को ढूंढ के बता देता है कि एजेंट कहाँ छिपे हैं। तो सारे लोग वहाँ जाने लगते हैं। जिन्हो को मैंग रोक लेता है और उससे कहता है कि शायद नॉर्थ कोरिया के एजेंट के साथ में भी कोई सुपर पावर है। वो बताता है जब 1994 में डोसिक वाला केस हुआ था तब से नॉर्थ कोरिया ने भी शायद सुपरनेचुरल टीम बना ली है। वो जिन्हो से वापस चलने को कहता है और बताता है कि डायरेक्टर ने ऐसा बोला था अगर वहाँ कोई पावर इंसान हो तो जिन्हो को वापस ले आना। लेकिन जिन्हो उस पे गुस्सा हो जाता है और फिर वो उन सिपाहियों की मदद करने चला जाता है। जहाँ एक स्नाइपर एक सोल्जर को शूट करने जा रहा होता है तो जिन्हो उस बुलेट को अपने हाथ पर रोक लेता है। तभी वहाँ एक ग्रेनेड आता है तो जिन्हो उस पे भी कूद जाता है। उसके बाद में भी उसे कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर वो सोल्जर बहुत शॉक हो जाते हैं और उनमें जज्बा भी आ जाता है। लेकिन तभी कोई ऊपर से पत्थर फेंकने लगता है तो जिन्हो बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है जहाँ एक नॉर्थ कोरिया एजेंट था जो कि काफी फास्ट और पावरफुल था। जिन्हो और उसमें काफी खतरनाक फाइट होती है। वो आदमी जिन्हो को घायल कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में जिन्हो घर वापस आता है। तभी डायरेक्टर जिन्हो को पियोंग, नाजो और जिन से मिलवाते हैं। जिन्हो अब उनके साथ में मिशन पे जाता रहता था। एक दिन उसे पता लगता है कि योमसी प्रेग्नेंट है। तभी हीसो आती है। एक बार जिन्हो मिशन से आया होता है कि उसे पता लगता है योमसी और हीसो का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें
योमसी मर जाती है। इसके बाद में जिन्हों एजेंसी में काम करना बंद कर देता है, लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो उसके लिए जिन्हों भी मान जाता है। जिन्हों की एजेंसी छोड़ने के बाद ही वो लोग डोसिक को पकड़ने गए थे। इसके बाद में हमें जमांग नाम के इंसान को दिखाते हैं। वो एक स्टॉल लगा रहा होता है, तो कुछ लोग उसे बताते हैं यहाँ कुछ काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ की सारी स्टॉल हटाई जा रही हैं, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जमाल को भी शामिल होने को कहते हैं, लेकिन जमांग की वाइफ शीन उसे मना कर देती है क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा एबनॉर्मल था। तभी उसकी वॉच में एक अलार्म बोलता है, तो वो अपने बेटे को स्कूल लेने चला जाता है। उसका बेटा कोई और नहीं ह्यून था। जमांग नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा तेज भाग सकता था और काफी ऊंची जंपे भी कर सकता था और बहुत ही पावरफुल भी था। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ जाता है और जमांग भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे घर भेज देती है और खुद प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है, जहां कुछ देर बाद माहौल बिगड़ जाता है और प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस पकड़ने लगती है, जिसमें शीन भी होती है। जमांग उसका इंतजार काफी देर से कर रहा होता है। उसके काफी लेट होने पे वो भी वहां आने लगता है और वो ह्यून से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। जब वो वहां पहुंचता है और शीन को गिरफ्तार देखता है तो वो बेकाबू हो जाता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। वो शीन के पास जाता है तो शीन उसे ह्यून का ये नाम याद दिलाकर शांत कराती है और उससे कहती है कि तुम ह्यून के पास चले जाओ। जमांग वहां ना जाकर नीचे गटर के टनल में चला जाता है। तभी हमें जिन्हों को दिखाते हैं। उसके पास में डायरेक्टर का कॉल आता है। वो जिन्हों को मदद के लिए बुलाता है। जिन्हों को जमांग के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं। उसके बाद में वो टनल में जाता है जहां जमांग छिपा हुआ था। उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। जिन्हों फाइट के बीच में जमांग के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसे अपने हाथ से बांध लेता है। वो दोनों ऊपर आ रहे होते हैं। इधर एक औरत पुलिस के पास में मदद मांगने आती है, जिसका बच्चा शायद टनल में चला गया था। तो डायरेक्टर के मना करने पे भी पुलिस उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। नीचे जिन्हों को उस बच्चे की आवाज आ गई थी, इसलिए जमांग और जिन्हों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। जिन्हों ऊपर सिर्फ उस बच्चे के साथ में आता है। तो डायरेक्टर जमांग के बारे में पूछता है। वो बताता है जमांग अपने बच्चे से मिलने घर गया है। तो डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें लगता है कि वो घर गया होगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो जमांग ह्यून के ही पास में होता है। जिन्हों और डायरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि डायरेक्टर को पता लग जाता है जमांग का दिमाग कम है, इसलिए वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। कि तभी पुलिस वाले रूम से बाहर उड़ते हुए आते हैं। तो वो सोचते हैं कि जमांग ने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन पुलिस वालों को ह्यून ने अपनी पावर से बाहर फेंका होता है। ये बात डायरेक्टर को पता लगती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और जिन्हों से कहता है इसका मतलब पावर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद में जिन्हों अपने घर आता है और वो डायरेक्टर का मतलब समझ गया था, इसलिए वो हीसो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि मैंग के थ्रू डायरेक्टर की नजर उन सब पे थी। तभी डायरेक्टर मैंग से एक स्कूल खोलने को कहते हैं और उसे वहाँ का प्रिंसिपल बना देते हैं। उस स्कूल में वो सारे बच्चों को इकट्ठा करना चाहता था और अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ देखा जाए तो सारे बच्चे उसी स्कूल में थे। मैंग ह्यून को उसके पिता के बारे में बताकर उसका एडमिशन स्कूल में लेता है। ह्यून भी एक एजेंट बनना चाहता था। हीसो ह्यून के साथ में खाना खाने जाती है तो ह्यून उसे अपनी पावर के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहता है। इधर स्कूल में योंग नाम का टीचर था जो कि हीसो को दूसरी जगह प्रैक्टिस करने को कहता है क्योंकि हादसा हुआ था, उसी की वजह से वो रूम बंद कर दिया गया था। उसके बाद में हमें हीसो को बोंग के पास में दिखाते हैं। बोंग क्लास में अकेला होता है। उसने अपना वेट भी नहीं पहना था। तो हीसो उससे पूछती है तुमने वेट क्यों नहीं पहना है। तो वो कहता है अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ जब तुम मुझे छूती हो तभी मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता हूँ। तो हीसो ये सुनकर उसे छू लेती है और बोंग फिर से ऊपर उड़ने लगता है। तो हीसो उसे रोकती है और अपने बैग भी उसके ऊपर टांग देती है, जिसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों उसी बस में बैठ जाते हैं जिसे गोदा चला रहा था और इधर मिन्हो भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो एक फोन लेती है और साथ ही एक गन भी लेती है। इधर जिन्हो भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इधर उस बस में एक जुन नाम का आदमी भी चढ़ता है जो कि कोई और नहीं नॉर्थ कोरिया का एजेंट था। वो अपने फोन से हीसो को फोटो मैच करता है। वो ही उसका टारगेट थी। उसे उसका फोटो उस वीडियो से मिला था जो वायरल हो गया था। बोंग के पास में मिन्हो की कॉल आती है। वो उसे कहती है वो कहीं जा रही है, उसे आने में टाइम लग जाएगा, बोंग खाना खाकर सो जाए। हीसो भी जिन्हो को कॉल करती है तो वो भी लेट आने वाली बात को कहता है। इधर मिन्हो स्कूल में
आई थी वो मास्टर चोई से बात करने आती है, जहाँ वो उसे उस वीडियो के बारे में पूछती है। तो चोई उसके बारे में बात ना करके उससे बॉन्ग के ग्रेड्स की बात करने लगता है और कहता है वो शायद कॉलेज भी ना जा पाए। तो मिन्हो उससे पूछती है आपको कैसे पता कि मैं बॉन्ग की मॉन्ग हूँ। तो चोई और भी नर्वस हो जाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी हमें कीसुंग को दिखाते हैं, वो भी स्कूल में ही था और जिन्हो भी स्कूल में आ जाता है। उसे योंग मिलता है, वो उसे मास्टर चोई के रूम के बारे में बता देता है। फिर जिन्हो पहले ऑडिटोरियम में जाता है और उस नट को उठाकर कैमरे की तरफ देखने लगता है। वो कैमरे हिडन थे। जिन्हो को योंग प्रिंसिपल रूम से कैमरों के थ्रू देख रहा था। जिन्हो कैमरे में देखकर कहता है तुम कौन हो। तो योंग बड़ा कंफ्यूज होकर डर जाता है। योंग प्रिंसिपल मैंग के साथ में ही काम करता था, मतलब वो भी डायरेक्टर के लिए ही काम करता था, पर वो जिन्हो को नहीं जानता था। इधर जमांग भी ह्यून का इंतजार कर रहा था। ह्यून स्कूल की लाइब्रेरी में नेशनल इंटेलिजेंस की बुक पढ़ रहा होता है। उसके बाद में हमें स्कूल के बाहर एक कार में 4 लोगों को दिखाते हैं, जिसमें से एक का नाम देहो था और एक का नाम जाहुंग था और तीसरे का नाम जेंग ली था। जेंग ली वही आदमी था जिसने पहाड़ी पर जिन्हो को मारा था। वो सारे के सारे नॉर्थ कोरिया के सुपर नेचुरल एजेंट थे। इधर बस में गोदा को जुन पे शक हो जाता है। अब वो देखता है कि जुन के पैर बस की सरफेस से ऊपर थे, मतलब वो भी उड़ सकता था। तो इसलिए वो बस को बहुत तेज भगाने लगता है और यही इस पार्ट का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें काफी खतरनाक फाइट दिखाई गई है और कुछ न्यू सुपरनेचुरल पावर भी दिखाई गई है। सो गाइस, वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दें।